हेलो बच्चों, 10th क्वेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स मतलब आप क्या समझते हैं? रिसोर्स मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास अवेलेबल हो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारी नीड को पूरा करे। और डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, प्रोग्रेस। किसी चीज़ को हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं जिससे हमारे ह्यूमन लाइफ पे पॉजिटिव चेंज लाए। मतलब कि जैसे हम अपने फ़ोन को ले ले, पहले हमारे पास था कीबोर्ड फ़ोन, कीपैड फ़ोन, फिर उसके बाद आया हमारा स्मार्टफोन। ये एक प्रकार का डेवलपमेंट है, समझे? तो रिसोर्स मतलब एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided, but there is 3 condition. It is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब जिसको हम आज के प्रेजेंट टाइम में जितनी भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसके द्वारा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव यानी क्या वो हमारे खर्चा है ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कम खर्चे में हमको इफेक्टिवली यूज़ करना है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स क्या ऐसा वो रिसोर्स है जिसको हम अपने समाज में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खोज कर लिए, कुछ भी बना दिए कि हम हमारा कल्चर और समाज में एक्सेप्ट ही ना करें। बम बना दिए, बम तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग, हम लोग इस रिसोर्सेज का एक अभिन्न अंग है, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे द्वारा ही इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस किया जाएगा, इकोनॉमिक प्रोवाइड किया जाएगा, एंड हमारे द्वारा ही इसे एक्सेप्ट भी किया जाएगा। रिसोर्सेज को हम बेसिकली 4 प्रकार में बांटते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग आगे देखते चलते हैं कि ये सारे क्या क्या हैं, ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी हैव 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स मतलब ऐसा रिसोर्स जो हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट है, जो हम जिसके पास लाइफ है। इसका एग्जांपल हो सकता है लिविंग, एनी लिविंग थिंग्स। वी द ह्यूमंस आर आल्सो द बायोटिक रिसोर्स। एंड abiotic means resources obtained from non-living components of the environment। जैसे हम लोग सकते हैं रॉक माउंटेन्स से हम लोग बहुत सारा मिनरल प्राप्त कर सकते हैं, मेटल्स प्राप्त कर सकते हैं, कोल प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। एक्सॉस्टिबिलिटी मतलब हम लोग उसे ख़त्म कर पाएंगे या फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग हमेशा के लिए यूज़ करेंगे। कुछ रिसोर्स है जो हमारा आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है हमारे पास। दिस इज़ नॉट फॉर द अनलिमिटेड यूज़, ये हमारे फ्यूचर में बचा के रख के चलना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी हमारे पास 2 प्रकार के रिसोर्सेज हैं। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जिसको हम रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है
विंड एंड वाटर। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, अगर विंड का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास विंड है और ये हमारा है, ये हमारा हो गया विंड मिल। तो अगर विंड मिल से हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हमारा विंड आया तो हम यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग कुछ ना कुछ उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिन्यू कर दे रहे हैं अनदर फॉर्म बाय यूजिंग द मैकेनिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। और वाटर से भी, वाटर से हमारा ये टरबाइन हो गया, वाटर टरबाइन। अगर ड्रम से हम लोग इस पे वाटर गिराते हैं तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचर, लिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग्स है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम लोग अपने मन से कुछ कितना भी यूज करते जाए, नहीं, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है। उसको ऐसा रिसोर्स जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा खत्म हो जाएगा, अगर हम उसे एज ए कंट्रोल वे यूज नहीं करते हैं। तो अगर हमारा एक्सेसिवली कुछ भी करते हैं, हमारे घर में कुछ सामान है, अगर उसको हम लोग बिना कंट्रोल वे में, मतलब कि ऐसे ही खत्म किए जा रहे हैं तो एक दिन खत्म होना ही है। वैसे ही अगर हमारे पास कोल है, तो कोल तो लिमिटेड अमाउंट में है पृथ्वी पर, इसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ये हमारा एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, समझे? नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे मेटल हो सकता है, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल में हमारे दो प्रकार का इसमें भी आ जाता है, जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। एक होता है जिसको नॉन रिसाइकल कर सकते हैं। मेटल में हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। मेटल अगर खराब हो गया तो उसको हम फिर से गर्म करके पिघलाकर वापस से हम लोग उस मेटल को दूसरे फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कोई बर्तन है, इस बर्तन से अगर वो बर्तन काला हो गया, खराब हो गया, टूट पाट गया, तो हम लोग दूसरे बर्तन में उसको चेंज कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये नॉन रिसाइकलेबल है। एक बार खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। अब हम देखेंगे ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑनर से ही आप लोग समझ जाए, ऑनर मतलब होता है मालिक, मालिकाना हक। किसी भी सामान का किसका हक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। पहला है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। एक एक करके देखते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब इंडिविजुअली, एक आदमी, सिंगल, प्राइवेट। अगर ये आपका घर है, ये घर आपका है, दूसरा कोई इसमें नहीं रह सकता है। ये अगर आपका स्मार्टफोन है तो ये आपका स्मार्टफोन है, समझे? मतलब ये आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, दिस इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरा कोई आपका दोस्त उस पर हक नहीं जता सकता है कि हाँ भाई तू मेरा दोस्त है तो ये मेरा प्रॉपर्टी है, नहीं, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा एग्जांपल में हो सकता है, हमारा घर हो सकता है, प्लॉट हो गया, फार्म लैंड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में हो गया, नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिटी मतलब सारी कम्युनिटी के लिए। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं टेम्पल, पार्क, प्लेग्राउंड। ये कम्युनिटी में क्या होता है कि कोई भी अगर रिसोर्स है, ये रिसोर्स है, इसका हम लोग इसका यूज इक्वली पूरे कम्युनिटी द्वारा किया जाएगा, इक्वली। इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा ज़्यादा है, मेरा कम है, नहीं, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल इन इक्वल मैनर। अगर गांव वाले हो या फिर किसी कॉलोनी में रहते हो आप, तो ये पार्क है,
ये पार्क है तो ये इसमें सारे गरीब का लड़का भी जाएगा, अमीर का लड़का भी जाएगा, सब लोग जाएगा। आप इसमें ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं, ये पूरे कम्युनिटी का है। इधर ये सारे गांव वाले लड़के आएंगे, सारे कम्युनिटी के लड़के आएंगे, सारे कॉलोनी से लड़के आएंगे। वैसे ही प्लेग्राउंड में तो आप लोग अकेले तो खेलने जाते नहीं होंगे, जाते होंगे तो देखते होंगे इधर से भी दोस्त आया, इधर से भी दोस्त आया, इधर से भी आया है, कोई ना कोई हर लोग आया है। पार्क हो गया, पार्क में भी आप लोग जानते हैं किस लिए जाते हैं, तो ये हमारा कम्युनिटी के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। देखिए नेशनल मतलब जैसे हमारा भारत, ये हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्री समझिए पहले। देखिए नेशनल रिसोर्स में मतलब ऑल द रिसोर्सेस कम्स अंडर द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। मतलब कि उस देश में के अंदर आने वाले जितने भी रिसोर्स वो नेशनल रिसोर्स हुआ। पॉलिटिकल बाउंड्री, ये बाउंड्री मतलब आप जानते होंगे पॉलिटिकल, इस देश का हमारे प्यारा सा भारत का ये हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है। इसके अंदर कुछ भी है, जैसे इंडियन रेलवे है, कोई टेम्पल है, ये हमारा नेशनल रिसोर्स हुआ। इसके अलावा ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल आप लोग किलोमीटर जानते होंगे। जैसे हम लोग लैंड पर, पृथ्वी पे गाड़ी चलाते हैं तो उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं किलोमीटर में कि कितना किलोमीटर की दूरी हुआ, कितना किलोमीटर चले गए। उसी तरह से अगर हमको पानी में इन द वाटर अगर हमें नापना है, मेजरमेंट लेना है कि कितना हम लोग गए, उसको हम लोग लेते हैं नॉटिकल माइल में, NM। ओके, तो वही बोलता है कि ऑल द लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, इस भारत के अंदर जितने भी लैंड है, प्लस ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल। मतलब कि हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल है इस साइड में हमारा है अरेबियन सी। भारत की ये जो बाउंड्री है, लास्ट बाउंड्री, मैं फिर से फिगर बना के बता देता हूँ। देखिए ये समझिए कि ये बाउंड्री है, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल, यहाँ हो गया 12 नॉटिकल माइल। ये पानी है, ये समझिएगा ये पानी है। तो भारत के बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, ये हमारा नेशनल प्रॉपर्टी है। ये हमारा नेशनल प्रॉपर्टी है। ये हमारा हो गया इंडिया। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। इसमें हमारा 12 नॉटिकल माइल तक हमारा नेशनल प्रॉपर्टी है, नेशनल रिसोर्स है। समझे? अब हम आगे हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आइए हम आपको इसको एक फिगर से समझाते हैं। देखिए ये हमारा हो गया प्यारा सा इंडिया। ये जो है हमारा, ये है हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ आवर लवली इंडिया। ओके, अब जो हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, इंटरनेशनल। आइए इसमें हम नेशनल भी आपको बताते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स, देखिए ये हमारा हो गया पॉलिटिकल बाउंड्री। इस बाउंड्री से ये हमारा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी जिसे हम बोलते हैं, तो बे ऑफ यहाँ से हम लोग 12 नॉटिकल माइल अगर हम पानी में जाते हैं तो वहाँ तक की दूरी को हम अपना नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। मतलब उस पर हमारा भारत इंडिया का अधिकार है। उस पानी में हम कुछ भी कर सकते हैं, जाके फिशिंग कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
वहाँ पे अगर कोई बाहरी देश का कोई अगर आता है तो उसको हमारे कोस्ट गार्ड द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। तो नेशनल समझ गया। इंटरनेशनल के लिए, जैसे इंटरनेशनल के लिए हमारा क्या था, इंटरनेशनल में अगर 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल 200। इस फिगर से अच्छा मैं आपको अगले फिगर से बताता हूँ। देखिए, समझिए, ये हमारा यहाँ पे हमारा इंडिया का बाउंड्री हुआ, यहाँ पे यहाँ से हमारा हो गया 12 नॉटिकल माइल, जिस पे हमारा इंडिया का है, ठीक। अब इसी बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल अगर हम करते हैं, लेते हैं, तो ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये हमारा इंटरनेशनल, अगर 200 नॉटिकल माइल के बाहर हम चले जाते हैं यहाँ से, इसके बाद हमारा ये जो हमारा है इधर, ये हमारा हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स। यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सॉरी कुछ भी क्या मतलब, इंटरनेशनल जितनी भी संस्थाएं होंगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा, वो यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स में मिनरल्स निकाल सकती हैं। अगर पेट्रोलियम मिला तो पेट्रोलियम निकाल सकता है। यहाँ पे कोई जाके फिशिंग कर सकता है। यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ लगता है। यहाँ आप ना तो भारत का हक है, ना बांग्लादेश का हक है, ना अमेरिका आके कहेगा कि मेरा है, नहीं। समझ गए? मतलब बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल के बाहर, वो हमारा होगा इंटरनेशनल। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ, जो हमारे ह्यूमन लाइफ के में किसी भी काम को करने में इजीली प्रोवाइड हो जाए। ग्रोथ हो गया, प्रोग्रेस हो गया। तो इसको भी हम लोग 4 टाइप से डिवाइड किए हैं। पहला होता है पोटेंशियल रिसोर्स, जैसे कि ये हमारे किसी भी रीजन में है, ऐसा रिसोर्स जो हमारे किसी भी रीजन में है और उसके पास पोटेंशियल है कि हमारे नीड को सेटिस्फाई कर दे, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना महंगा है जिसके चलते हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं, नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द फुलेस्ट। जैसे कि हमारे पास, आप जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तान है, डेजर्ट देयर, एंड सनलाइट भी हमेशा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर लोग सोलर प्लेट का यूज़ करते हैं, सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट यूज द सोलर पैनल देयर। ऐसा नहीं कि हमें एक लगाना है, 2 लगाना है, तो घर की तरह हम लोग एक लगा लिए, चलो कितना महंगा, नहीं। अगर प्रॉपर वे में उसको हमको रिसोर्स यूटिलाइज करना है तो बहुत महंगा टेक्नोलॉजी है, जिस कारण हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सोलर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात में भी हम लोग सोलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी वी कैंट यूज द सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी ऑफ द राजस्थान। सोलर प्लांट लगा सकते थे और प्लस में विंड टरबाइन लगा सकते थे, वहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चलता है। आगे बढ़ते हैं। डेवलप्ड से आप क्या समझते हैं?
रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग सर्वे कर लिए हैं, उसका क्वालिटी भी पता है कैसा है, क्वांटिटी भी पता है, और हम लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। मतलब कि उसका हम लोग सर्वे कर लिए हैं, क्वालिटी पता है और क्वांटिटी भी पता है। हम लोग जो कोयला निकालते हैं, कोल, पेट्रोलियम, इसको ऐसा तो नहीं कि कहीं भी जाए कि ज़मीन खोद दिया निकलने लगा। पहले इसको हम लोग प्रॉपर सर्वे हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे अगर पेट्रोलियम निकलता है तो कितना निकलेगा, कितनी मात्रा में निकलेगा, क्वालिटी कैसा होगा और कितनी क्वांटिटी में निकलेगा, और उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दैट इज द डेवलप्ड रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज करते हैं, और उसको हम लोग का क्वालिटी हमको पता है, क्वांटिटी पता है। कोल, पेट्रोलियम, आप समझ गए होंगे। अगला रिसोर्स है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक से आप लोग समझते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा चलता है स्टॉक मार्केट। तो उस वहाँ से हम लोग सकते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ का स्टॉक है, मतलब कि ऐसा रिसोर्स जिसके पास पोटेंशियल है, क्षमता है कि हमारी ह्यूमन नीड को पूरा कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं। उसके पास क्षमता है लेकिन हम लोग उसको ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट यूज दैट। जैसे हमारे पास देखो, हमारे पास वाटर है, वाटर H2O। अब हमको पता है कि वाटर से हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं एंड ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे? हमारे पास तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास ये रिसोर्स इसलिए है कि हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह काम करता है। आने वाले समय में दिस इज अ फ्यूचर फ्यूल, एंड ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट हमारे बहुत ज़्यादा पड़ता है हॉस्पिटल्स में, और आने वाले समय में अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा पड़ता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। ये हमारा स्टॉक रिसोर्स है जिसका हम लोग प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे। रिजर्व मतलब ये हमारे लिए रिजर्व है। सॉरी, ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, इज केप्ट फॉर द फ्यूचर। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाले समय के लिए, पीढ़ियों के लिए उसको हम लोग रिजर्व करके रखे हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, डैम वाटर हो गया, डैम वाटर हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये क्या हो, नेचर कैसे हमारी टेक्नोलॉजी पे रिलाई करता है, डिपेंड है, हमारे इंस्टीट्यूशन पे कैसे डिपेंड है। इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट जो नियम कानून बनाता है। देखिए, ये हम लोग ह्यूमन है, ये इंटरडिपेंडेंट ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इन्वायरमेंट मतलब नेचर हो गया, ये हमारा टेक्नोलॉजी हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया। इसको हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं आगे कि हम लोग कैसे ये रिलेशनशिप बना है नेचर के बीच में, हमारे बीच में, और टेक्नोलॉजी के बीच में। The process of transformation of things in the environment depend on the interdependent relationship.
मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज। किसी भी चीज़ को हम लोग, किसी भी थिंग्स को हम लोग चेंज करते हैं इन्वायरमेंट में, तो वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी चीज़ को हम लोग मान लीजिए चेंज करना है, पेट्रोलियम को निकालना है, तो पहले तो हम लोग नेचर में फाइंड करेंगे कितना पेट्रोलियम है। मान लीजिए हमको पेट्रोलियम निकालना है, पहले हम लोग नेचर में फाइंड करेंगे पेट्रोलियम कितना, उसको सर्वे करेंगे। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको हम लोग निकालेंगे। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, ये बताएगा कि हमको कितना निकालना है, कितनी मात्रा में निकालना है, ताकि हमारा पेट्रोलियम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। समझे? तो वही है। देखिए जैसे नेचर, एक बेटर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे हमारा नेचर है, नेचर क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट, नेचर से हम लोग ये सब प्रोवाइड होता है। तो उसका हम लोग टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं यूजेबल फॉर्म में। जैसे कि अगर हम लोग वाटर है, वाटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हम लोग पीने के लिए बना देंगे, उसको हम लोग इरिगेशन के लिए बनाएंगे, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। समझे? लैंड को हम लोग, बंजर भूमि है कोई, नेचर से हम लोग बंजर भूमि मिला, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन चेंज इट इनटू द कल्टीवेशन लैंड। हम लोग उस पर खेती कर सकते हैं। यही है हमारा नेचर और टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप। अब आके देखते हैं इंस्टीट्यूशन क्या है। इंस्टीट्यूशन मतलब लॉज, पॉलिसीज, गवर्नमेंट सिस्टम जो रेगुलेट करेगा कि हाँ भाई इसका कैसे यूज करना है, इस टेक्नोलॉजी को, नेचर को तुमको दे दिया गया, तुमको कितना कैसे यूज करना है। समझे? मतलब अगर इंस्टीट्यूशन द्वारा इसको रेगुलेट नहीं किया गया, एक मिनट, अगर इंस्टीट्यूशन द्वारा इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो क्या कर सकता है, जिसके पास तो जो टेक्नोलॉजी उसका यूज कर रहा है वो तो उसका ओवर यूज कर लेगा। हाँ ये पेट्रोलियम निकला है, अगर कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है तो चल भाई इसमें से इतना निकाल, ये निकाल, एकदम पूरा निकाल ले। मतलब ये तो हमारे एक्सप्लॉइट हो जाएगा। मतलब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर तो हम बचाएं ही नहीं कुछ। उसको रेगुलेट करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है। गवर्नमेंट ये बोलेगा कि हाँ इस माइन से हम आपको कितना कोयला निकालना है, कितना क्या निकालना है। समझे? सीधी समझिए कि अगर नेचर रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, तो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। और अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो नेचर का रिसोर्स हम लोग प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब दोनों इंटरडिपेंडेंट है। नेचर नहीं है तो टेक्नोलॉजी कैसे आ जाएगा? अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर नेचर के जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो पानी है, लैंड है, तो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं। और बिना इंस्टीट्यूशन के हम लोग उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। कोई आएगा सारा सामान लेके भाग जाएगा, सारा रिसोर्स लेके ख़त्म कर देगा, एक्सप्लॉइट कर देगा। दिस मीन्स दैट ऑल द थ्री आर इंटरडिपेंडेंट। अगर इसको बैलेंस बना के नहीं चले तो हम वी कैन नॉट अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये तीनों, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, अगर इसको हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें इन तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। समझे? आगे बढ़ते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन को उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसे हम लोग उसके आने वाले टाइम में जैसे हम लोग जितने भी कोयला है, अगर ऐसा डेवलपमेंट करे जिससे हमारा फ्यूचर जनरेशन में कोयला ख़त्म ना हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। अगर ऐसा नहीं कि अगर हम लोग कोयला आज ही ख़त्म कर दिए तो फिर तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चलो कोयले से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ही बार में सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके रख देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कोयला, ये नहीं। उसको ऐसे करना है कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट एंड पहला बात डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सॉरी, यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन उससे कोई हमारे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ना कि इन्वायरमेंट डैमेज हो। एंड जो प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट इन प्रेजेंट क्या होना चाहिए? शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये जो आज डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम फ्यूचर जनरेशन को देख के चलेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा बचाए हैं कि नहीं बचाएंगे। डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल देखिए क्या क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। क्लाइमेट एक्शन, अगर हमारे क्लाइमेट को बचा के रखना है। सस्टेनेबल सिटी ऐसा बनना है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम कर दे, इनइक्वालिटी कम हो, क्लीन वाटर प्रोड्यूस हो, क्लीन वाटर हमारे आसपास ख़त्म ना हो, इस सबको एक प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त करो, जेंडर इक्वालिटी हो, मतलब सब कुछ ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो हमारा किसी की हानि ना पहुंचाए, आने वाले समय में जो फायदा पहुंचाए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हो। जीरो भूखमरी ना हो, जीरो हैंगर, नो पॉवर्टी, पार्टनरशिप फॉर द गोल। पार्टनरशिप फॉर द गोल मतलब कि जो हमारा गोल है इस इन्वायरमेंट को बचाना है, ये आपका भी गोल होना चाहिए। समझ गए? मतलब कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ वो डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 1992 में हमारा एक कन्वेंशन साइन हुआ था, मतलब कि बेसिकली रियो डी जेनेरियो एक ब्राज़ील में एक सिटी है, वहाँ पे एक समिट हुआ था। समिट मतलब सारे देश से समझिए मीटिंग हुआ था। वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा देशों ने शामिल हुआ था और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। मतलब कि हमारे पृथ्वी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से, हर तरह भूखमरी से, टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज करने के लिए हमारे साथ ये पहला अर्थ समिट किया गया था, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। और ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील की एक सिटी है, 1992। और इसका एम क्या था? बेसिकली व्हाट इज एम? अगर कोई मीटिंग हुआ तो उसमें कुछ तो निष्कर्ष निकला होगा। एम क्या होता? अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि वही बात, हमें फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट को अपने डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
उनको भी साथ लेके चलना है कि ये चीज़ हमारे पानी का यूज कर रहे हैं तो पानी हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ इतना बचा रहे कि हमारा फ्यूचर जनरेशन आराम से उसको निकाल सके। समझे? मतलब कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक इशू, सोशियो इकोनॉमिक मतलब भुखमरी खत्म करने के लिए, हंगर खत्म करने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए, गरीब अमीर का जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया कि नहीं। अगर रिच है, पुअर है, तो रिसोर्स का यूज ऐसे करे कि हमारे रिच और पुअर दोनों बराबर बराबर बटे। समझे? मतलब कि हमारा जो रियो में जो अर्थ समिट हुआ था उसका एम था कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक इशू में आ जाएगा, हंगर आ जाएगा, पॉवर्टी आ जाएगा, इक्वालिटी इन एजुकेशन आ जाएगा। और रियो de जेनेरियो में एक खास चीज हुआ था जिसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया था। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल हम लोग आगे पढ़ते हैं इस बारे में। एजेंडा 21 क्या है? Agenda 21 is a global action plan adopted in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro. Agenda 21 मतलब 21 तो फर्स्ट क्या करता है? 21 सेंचुरी हम लोग अभी 21वीं सदी में है, 21st सेंचुरी, तो उसको रिवर्स करता है। 1992 में हुआ था, ये 20वीं सदी में हुआ था 20 सेंचुरी, बट 21 सेंचुरी को लेकर रिफर किया गया है कि 21 सेंचुरी को के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हमारा ये मीटिंग हुआ था। इसका मेन एम था टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 से क्या समझते हैं? 21 सेंचुरी मतलब 21st सेंचुरी को it focus on protecting the environment, reducing poverty and ensuring equality। मतलब कि एम तो हम लोग समझ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम बेसिकली अचीव कैसे करेंगे? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करेंगे, एंड इक्वालिटी अचीव करेंगे सबके साथ। न रिच ज़्यादा रिच रहे, न गरीब ज़्यादा गरीब रहे, सबका प्रॉपर, सारे लोग प्रॉपर रिसोर्स का यूज करें, रिच हो पुअर हो। एंड ऑल्सो promote local participation, local agenda 21 and soul serving the environmental problem। local participation is at the very low level। सपोज हमारा जो गांव में पंचायत होता है, एजेंडा 21 के तहत उसको भी इन सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चलना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, लोकल एजेंडा, लोकल पार्टिसिपेशन। समझ गए? हम ये नहीं कि एक और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो कैरी द एजेंडा 21। डिक्लेरेशन साइन बाई वर्ल्ड लीडर्स, ये अब जैसा कि हमने अभी बताया कि इसमें 100 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था और सबने ये साइन किया था एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेसिकली है क्या? डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज इन लाइफ ऑफ पीपल। पॉजिटिव चेंज, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ।
इससे क्या होता है, डेवलपमेंट से हमारा इम्प्रूव होता है लिविंग स्टैंडर्ड, गिविंग पीपल बेटर अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट नहीं होता तो आज हम लोग एरोप्लेन में नहीं घूमते, आज फिर बैलगाड़ी पे तक ही रह जाते। डेवलपमेंट नहीं होता तो हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं होती, अच्छे अच्छे फ़ोन नहीं होते, जो हम अभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट नहीं होता तो हम बस वहीं हाथ से पुराने कन्वेंशनल तरीके से हम लोग सब कुछ पढ़ाई करते हैं, और शायद डेवलपमेंट नहीं होता तो हम आपको पढ़ाते भी नहीं। वही है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ा? कुछ तो होगा रीज़न जिससे हम लोग डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ गया। उसी रीज़न को हम देखते हैं। व्हाई डू वी नीड डेवलपमेंट? अगर रिसोर्स को डेवलप नहीं किया गया तो कोई भी ह्यूमन बीइंग इस रिसोर्स को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर समझेगा कि हाँ ये नेचर द्वारा दिया गया, और उसको ओवर यूज करेगा, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो रिसोर्स को डेवलप करने का प्रमुख कारण देखते हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स मतलब to satisfy the greed of human and gradual use of or reduction of natural resources to a level where they may get exhausted। मतलब कि अगर कोई भी आदमी अगर ऐसा सोचता है कि ये तो नेचर द्वारा दिया गया है और उसका हम लोग ओवर यूज करते जा रहे हैं और ऐसा समय आ गया है जो अब पृथ्वी से खत्म ही होने वाला है या फिर खत्म हो गया है, उसी को बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे सिंपल भाषा में समझिए, अगर हमारे पास कोल और पेट्रोलियम है, ये एकदम फास्टली बहुत तेज़ी से हमारे ख़त्म हो रहा है और ये नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अभी हम आपको बताएं, ये नॉन रिन्यूएबल है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ये लिमिटेड अमाउंट में है। उसी तरह से अगर पेड़ को काटते हैं, फॉरेस्ट डिप्लीशन होता है, उसको फॉरेस्ट डिप्लीशन कहेंगे। वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का ओवर यूज करते हैं तो वाटर डिप्लीशन हो जाएगा। माइनिंग से ज़्यादा ओवर माइनिंग कर देते हैं तो माइनिंग डिप्लीशन हो जाएगा, मिनरल डिप्लीशन हो जाएगा। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स मतलब ओवर यूज एंड रिडक्शन। मैं आपको लिख के बताता हूँ। ओवर यूज प्लस रिडक्शन। ओवर एंड use and reduction of natural resources so fast that they may get exhaust for the future generation। फिर तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहा नहीं। अगर हम उसका यूज इतना कर लिए कि एग्जॉस्ट हो जाए, एग्जॉस्ट मतलब खत्म, समाप्त हो जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए, फिर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या कहता है, दिस शुड नॉट मस्ट नॉट कंप्रोमाइज नहीं करना है हमको फ्यूचर जनरेशन के साथ। ऐसा हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। तो डेवलपमेंट का नीड हमें इसलिए पड़ा कि हम लोग रिसोर्स को डिप्लीशन को रोक सके। अगला है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। अगर मान लीजिए ऐसा रिसोर्स, कोई अमीर आदमी, कोई अगर क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी है उसके पास एक माइनिंग है मिनरल, और वहाँ से निकाले जा रहा है, मिनरल निकाले जा रहा है, कोयला इसमें, तो कोयला अगर निकाले जा रहा है इसमें से, वो तो ख़त्म होना ही है, और कोयले का माइनिंग तो सबके पास है नहीं। यही बोल रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। एक अमीर रिच आदमी है, रिच पीपल, इसके पास एक माइनिंग है, यहाँ से खूब कोयला निकल रहा है, मतलब कि इसको कम करने के लिए हम लोग डेवलपमेंट किए कि नहीं, ऐसा नहीं कि रिच पीपल है तो तुम्हारे पास ये माइनिंग है
तो तुम कितना भी कोयला निकालो, इसके लिए इसे रोकने के लिए हमारे पास क्या है? इंस्टीट्यूशन। हम लोग अभी पढ़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे रोकेगा फ्यू हैंड्स, जो हमारे पास अमीर आदमी अगर इसका यूज करते हैं जहाँ उसको रोक के रखेगा। एक्सप्लोरेशन, सॉरी यहाँ पे एक्सप्लोरेशन ना होके यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होगा। एक्सप्लॉइटेशन हैज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे भी विनिंग को सुधार लीजिएगा। यहाँ विनिंग नहीं हुआ, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन होगा, यहाँ पे विनिंग की जगह वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लॉइटेशन, अगर हम लोग किसी भी चीज़ का ओवर यूज करते हैं, खूब यूज कर लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर इसीलिए हमारे लिए क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो जाएगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से, और क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब समझ सकते हैं कि ओवर यूजिंग एंड मिस यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर इमीडिएट बेनिफिट विदाउट केयरिंग द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर नीड्स, फॉर फ्यूचर जनरेशन। जैसे कि हम लोग अगर किसी काम के लिए अगर पेड़ काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन जैसे हो रहा है, अभी लगता है डिफोरेस्टेशन होते जा रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है हमारे नेचुरल इफेक्ट द्वारा, नेचुरल फैक्टर्स कॉजेज द सॉइल इरोजन एंड ऑल्सो द ह्यूमन फैक्टर्स। तो सॉइल इरोजन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, इसे और रिसोर्सेज की कमी होते जा रही है दिन पर दिन। तो ये हमारा क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइट हो रहा है। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण हो रहा है हमारे, एंड जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे पास तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डिफोरेस्टेशन के कारण लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। ओवर माइनिंग में हमारा रिसोर्स को एग्जॉस्ट हो जाएगा, एक ना एक खत्म होना ही है। ओवर इरिगेशन हो जाएगा, अगर खेतों में ज़्यादा सिंचाई हो गई तो वहाँ की लैंड की सैलिनिटी घट जाएगी। लैंड की सैलिनिटी अगर घटी तो फिर वही दो बंजर लैंड बन जाएगा, वेरन लैंड। एंड ड्यू टू दिस रीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बिकम एसेंशियल एंड सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ। समझिए, मतलब कि ओवर यूज मिस यूज को रोकने के लिए हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और एक ही हाथ में सारा पावर ना हो जाए, जो रिसोर्स का यूज करते हैं, एक ही हाथ में उसको रोकने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है। एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए इंस्टीट्यूशंस है। जैसे कि हम लोग आप सुने होंगे कि गंगा रिवर या फिर यमुना रिवर को साफ करने के लिए बहुत सारा नमामि गंगे चलाया गया। ये एक प्रकार का डेवलपमेंट का हिस्सा है। एक्सप्लॉइटेशन गंगा नदी को साफ करने के लिए, यमुना नदी को साफ करने के लिए यूज किया गया। आगे हम लोग देखते हैं व्हाई रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरत है? इतना तो हम लोग देख लिए कि इससे क्या, अगर रिसोर्स का बिना प्लानिंग के, बिना कंट्रोल यूज करते हैं तो क्या क्या होगा। तो खुद से सोचे अगर, तो रिसोर्स प्लानिंग की क्यों जरूरत है? ऐसा तो नहीं कि हमारे पास अगर बिना रिसोर्स प्लानिंग किए चलते हैं तो हमारे पास हमेशा के लिए, अगर फ्यूल है हमारे गाड़ी में, अगर फ्यूल है, बिना प्लानिंग के अगर हम लोग चलते हैं कि चल जहाँ तक जाए, जहाँ तक चलेंगे हम लोग चलते चलेंगे बिना प्लानिंग, तो फिर पता चलेगा कि उसी जगह पर हमारा फ्यूल खत्म हुआ, जहाँ पर गाड़ी पेट्रोल पंप नहीं है, फिर तो दिक्कत हो गया भैया। रिसोर्स प्लानिंग इसीलिए जरूरी है, फॉर बैलेंसिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। रिसोर्स को बैलेंस करना है कि हमारे नेशनल लेवल पे है,
स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे, हर जगह पे इसको बैलेंस करके चलना है। जैसा कि अपने भारत में ही देख लीजिए, कोई ऐसा रीजन है जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। रिसोर्स होने के बावजूद भी वहाँ पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण अभी भी गरीब है। आप लोग देख सकते हैं झारखंड, जो हमारा देश का राज्य है झारखंड, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में धनबाद में कोयला है, लेकिन ड्यू टू प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम लोग प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए, जिसके कारण झारखंड अभी पीछे ही है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला वहीं पे निकलता है। तो रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए इसीलिए जरूरी है। मध्य प्रदेश में वी हैव रिच अमाउंट ऑफ मिनरल्स। मध्य प्रदेश में हमारे पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश हैज़ गुड वाटर रिसोर्स बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अरुणाचल प्रदेश में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन उस बारिश के पानी को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड राजस्थान को तो मैं आपने बताया कि सोलर एनर्जी को हम लोग यूज नहीं करते हैं। राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट वाटर की कमी है। राजस्थान हैज़ गुड सोलर एनर्जी बट लाइक वाटर। मतलब रिसोर्स प्लानिंग के साथ चलेंगे तो हम लोग इस वाटर की कमी को भी निपटारा पा सकते हैं राजस्थान में। इसी वाटर की कमी को पूरी करने के लिए राजस्थान में हमारे एक बाकड़ा नेगल डैम से हमारा एक कैनल निकला था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनल, जो राजस्थान में पानी लेके आता है। ये रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आता है सारा कुछ। वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर जगह पे प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे पानी पहुँचाएंगे, जहाँ पे मिनरल की कमी है मिनरल पहुँचाएंगे, जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है उसको देना, उसको बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नॉट हेल्प इन द डेवलपमेंट। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप लोग डेवलपमेंट में कुछ योगदान नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारा सोना है, लेकिन सोना को निकालने के लिए हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब कि हमारे पास वो व्यर्थ है। होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स को प्लान करना क्यों जरूरी है ये तो हम लोग देख लिया, लेकिन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्यों जरूरी है हमारे भारत में? अभी तो हमने आपको बताया कि राजस्थान में पानी की कमी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा बारिश होता है, लेकिन वहाँ पानी का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्लानिंग करेंगे कि हम यहाँ का पानी वहाँ ले जा सके, वहाँ का पानी यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ का सोलर एनर्जी को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। ऐसे करना है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया समझते हैं हम लोग, मतलब कि रिसोर्स जिसको हम लोग वाइजली एंड प्रॉपरली यूज करेंगे। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड प्रॉपरली सो डैट दे आर नॉट वेस्टेड एंड कैन बी यूज्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब वो वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश में हमारा वाटर से कुछ वाटर को यूज करने के लिए अगर हम लोग वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हैं, तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला काम कर रहे हैं, मतलब उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड हम लोग पहले देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग के। यहाँ पे 3 स्टेप्स में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि पहले हमको रिसोर्स फाइंड करना है कि रिसोर्स है क्या। रिसोर्स में मतलब ये लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल,
तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर्वे करके। सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे। सर्वे मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप देखे होंगे कहीं पे रोड बनता है, उसको पहले सर्वे होता है, देखा जाता है कि रोड, अगर यहाँ पर रोड बना तो क्या वहाँ पर बाढ़ वाला एरिया है, क्या वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आएगा, उस हिसाब से सर्वे करके उसको बनाया जाता है। तो इसी तरह सर्वे करेंगे हम। हमारे पास रिसोर्स तो आ गया, रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, लैंड मिल गया, वाटर मिल गया, फॉरेस्ट मिल गया, मिनरल मिल गया। उसके बाद सर्वे करेंगे, रोड मैप बनाएंगे। मैपिंग मतलब रोड मैप बनाएंगे, हमको किस तरीके से ये काम करना है। फिर हम उसके क्वालिटी को चेक करेंगे कि क्या कितना क्वालिटी है, कैसा क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी है रिसोर्स। ठीक, तो पहला में हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन पहले कर रहे हैं, लैंड वाटर। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे कि हाउ मच कोल इज इन झारखंड, हाउ मच वाटर इज इन राजस्थान, हाउ मच फॉरेस्ट इन असम। समझे? हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग अब प्लानिंग स्ट्रक्चर देंगे, प्लान करेंगे। अब इसको यूज कैसे करें हम लोग? अब सब कुछ तो जान चुके हैं, वी नो अबाउट द रिसोर्सेज। अब नाउ वी मस्ट मेक अ प्लान फॉर द यूज। अब इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, खुद टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्ड पीपल चाहिए। अब हम लोग क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्ड पीपल चाहिए, ना कि किसी को भी ले जाके वहाँ पर हम काम करा रहे हैं। स्किल्ड पीपल चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो उसको रेगुलेट कर सके। ऐसा नहीं कि किसी को भी बैठा देते हैं रेगुलेट करने के लिए, चल भाई ये कर, नहीं। प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, गुड टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे कि हम लोग आजकल यूज करते हैं मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक। पहले की तरह नहीं कि हम लोग बस कैनल, नहर पे ही रिलाई करते थे कि हाँ नहर का पानी आएगा तो फिर इरिगेशन होगा। नहीं, हम लोग अब कहीं पे भी इरिगेशन के लिए अब हम लोग सबमर्सिबल लगा लेते हैं, डिलीवरी पाइप्स के थ्रू यहाँ से वहाँ तक पानी हमारा पहुँच जाता है। समझ गया? अब हम लोग अगला है मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल प्लान। मतलब कि रिसोर्स प्लान को हम लोग ऐसे करेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट, कि वो कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। द रिसोर्स प्लान मस्ट फिट विद द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ प्लान ऑफ द कंट्री। ना कि ऐसा डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे कि जिससे हमारा कंट्री के डेवलपमेंट में कोई भागीदारी ना हो। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, समझिए कि हमारे देश का अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एम है कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, देन कोयला, इलेक्ट्रिसिटी एंड मिनरल शुड बी प्लान टू सपोर्ट इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, कोयला चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मिनरल चाहिए, जो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके, ना कि हमें बम चाहिए। तो मतलब मैचिंग द रिसोर्स ऑफ द प्लान, हमें ज़रूरत क्या है, क्या बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो हमें मैच करके चलना है। मैचिंग द रिसोर्स ऑफ द प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समझ गए? मतलब रिसोर्स प्लानिंग इंडिया हम लोग कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके से। पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उस सर्वे करके चेक किए, क्वालिटी निकाले, क्वांटिटी निकाले, फिर उसमें रोड मैप तैयार किए, फिर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर, इंस्टीट्यूशन सेटअप करके हम लोग प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार किए। फिर उसको ऐसे डेवलप करेंगे उस चीज़ को जिससे हमारा नेशनल बेनिफिट्स, हमारे कंट्री के बेनिफिट में काम आए। आई होप यू ऑल बेटर अंडरस्टैंड। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 10th क्लास एजुकेशन। अगली वीडियो आई होप जल्दी आ जाएगी।
ख़त्म करते हैं अपना। अगर कहीं पे कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो पीछे करके आप दोबारा से उसे देख सकते हैं। थैंक यू।